हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा पूछे गए ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग घटना चक्र की बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और इससे पहले की वीडियो में भी हमने ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ज्योग्राफी के 54 क्वेश्चन तक का डिस्कशन कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, झारखंड में कोयले की खानें स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, झरिया में। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है और देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है। जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए तथा रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में हो रहा है और यह दहन झरिया कोल्डफील्ड क्षेत्र में हो रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कोयला। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो पहला है, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा। दूसरा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। और चौथा, कार्य संचालन कीमतें। उपयुक्त में से कौन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ही समस्याएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई, असम में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ, जब तेल निर्यातक देशों ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 61, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 243 किग्रा तेल के बराबर। वर्ष 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 244 किग्रा तेल के बराबर थी। फिर क्वेश्चन नंबर 62, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दिए गए राज्यों में कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो पहला है, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली विक्रय। दूसरा है, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तीसरा है, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। चौथा है, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिदान नीतियों को क्रियान्वित किया है। उपयुक्त में से कौन से सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ये चारों ही रीज़न, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ही रीज़न भारत में विद्युत बोर्डों की कमजोरियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 64, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टाटा नगर। टिस्को, जिसका फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है, जो कि अब टाटा के नाम से जाना जाता है, वह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है और इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में टाटा नगर जमशेदपुर में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 65, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ तांबे की खदान भी पाई जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तांबा खनन के लिए। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से भी जानते हैं, एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था। फिर क्वेश्चन नंबर 69,
भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत का 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है और इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन 12431 अधिकतम दूरी तय करती थी, इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1986 में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने 1986 में द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 73, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो इस सवाल में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में शुरू की गई थी और 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया और 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। इस वजह से विकल्प के अनुसार कोई भी उत्तर सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, पाट अंचल अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड में। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ये ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, इस वजह से ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड। झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों में से करें। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 4, 1 और 2। यानी क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए ऑप्शंस में सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद है आंध्र प्रदेश और उसके बाद है बिहार, यानी तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। फिर क्वेश्चन नंबर 77, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कच्छ जिला सबसे बड़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं और कोई केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में इसकी सीमा से नहीं लगा है। जिन राज्यों से असम की सीमाएं मिलती हैं वो है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। और इसके अतिरिक्त असम राज्य की सीमाएं 2 देशों भूटान और बांग्लादेश से भी लगी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, गद्दी लोक निवासी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश के। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, बोडो निवासी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति एक नृजाति और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियां में पाई जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 81, गारो जनजाति है? तो गारो असम, मेघालय एवं मिजोरम तीनों ही राज्यों में पाई जाने वाली जनजाति है। इस वजह से उपयुक्त में से किसी भी एक विकल्प का चयन करना संभव नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6000 मीटर तक होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा।
भारत की सबसे बड़ी वह नदी गंगा नदी है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, इन तीनों ही नदी का स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी को प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो पहला स्टेटमेंट है, अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। दूसरा है, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। तीसरा है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, यानी केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो कि है प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है, ये गलत है क्योंकि हिमालय नदी अधिक क्षरण का कारण बनती है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, पहला नर्मदा, दूसरा ताप्ती और तीसरा राप्ती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला एवं दूसरा, यानी नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इसके अलावा साबरमती भी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, कावेरी नदी कौन से रास्तों से होकर गुजरती है। तो कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन राज्यों से होकर गुजरती है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। तो सोन और नर्मदा नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है जबकि महानदी धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, इस वजह से हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 92, दामोदर नदी निकलती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लूनी। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। इस कारण इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है और बाकी की जो तीनों नदियां हैं वो समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 94, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोसी नदी ने। कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, छोटा नागपुर पठार। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। फिर क्वेश्चन नंबर 97, आम्र वर्षा है। तो इस सवाल में कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है क्योंकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, चेरापूंजी अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेघालय राज्य में। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है और मासिनराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। फिर क्वेश्चन नंबर 100,
सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में। फिर उसके बाद भूकंप सबसे ज़्यादा आता है हिमालय का गिरिपात क्षेत्र में। सूखा सबसे ज़्यादा आता है मध्य पूर्वी भारत में। और चक्रवात सबसे ज़्यादा आता है झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में। इस हिसाब से ऑप्शन बी 3142 इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 101, करेवास मृत्तिका जो जाफरन के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कश्मीर हिमालय में। जाफरन जो कि केसर का ही एक प्रकार है, उसकी खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है जो करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 102, रेगड़ किसका नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, काली मिट्टी का। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगूर, रेगड़ या कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है और भारत में इसका विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो भारत की कुल मिट्टी का 16.6% है। और यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े भागों तक विस्तृत है। फिर क्वेश्चन नंबर 103, रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में है और रेगड़ मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 104, रेगूर नाम है। तो अभी हमने जस्ट बताया कि रेगूर काली मिट्टी का ही नाम है, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 105, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वनारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 106, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जियोसिनक्लाइन के नाम से। गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन या भूमि अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 107, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है और इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाइयों पर होती है और इन मिट्टियों का रंग पीला होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 109, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 20.7%। द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2003 के अनुसार भारत के कुल 20.64% अर्थात लगभग 6,78,333 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। फिर क्वेश्चन नंबर 110, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। दिए गए विकल्पों में पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश तथा उसके पश्चात छत्तीसगढ़ में है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 111, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मिजोरम में। भारत के सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि मिजोरम में वनों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है जो कि 85.53% है। फिर क्वेश्चन नंबर 112, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य की संख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 113, समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमानित संख्या है? तो स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 12,852 तेंदुआ होने का अनुमान है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 114, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 1991-2000 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई।
दूसरा स्टेटमेंट है वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष व महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया। तीसरा स्टेटमेंट है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। फिर स्टेटमेंट नंबर 4 है वर्ष 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 यही दोनों स्टेटमेंट सही हैं इन चारों ही स्टेटमेंट में। फिर क्वेश्चन नंबर 115, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 31। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% था तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.8% था। फिर क्वेश्चन नंबर 116, सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गंडक से। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 117, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 118, भांखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भांखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है और इसके अंतर्गत भांखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण भी किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 119, भांखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो अभी हमने जस्ट बताया कि भांखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 120, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 121, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णा और गोदावरी। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है और इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 122, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, महानदी पर। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। फिर क्वेश्चन नंबर 123, मैथान, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बराकर। मैथान, बेलपहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो दिए गए ऑप्शंस में वूलर जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और लोकटक जो कि मणिपुर में स्थित है, ये दोनों ही मीठे पानी की झील है। इस वजह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 125, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी भारत में कृषि वित्त का स्रोत सहकारी समितियां भी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हैं और व्यापारिक बैंक भी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 126, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। कृषि में युग्म पैदावार यानी डबल क्रॉपिंग से आशय विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाने से है। फिर क्वेश्चन नंबर 127, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। दूसरा है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है।
तीसरा स्टेटमेंट है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। और चौथा स्टेटमेंट है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ सस्ते उत्पादन का समाकलन करना है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इन चारों ही स्टेटमेंट में ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये सही है, यानी स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 जो है ये सही है। इस वजह से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दूसरा और चौथा। फिर क्वेश्चन नंबर 128, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गेहूँ। नकदी फसल में गेहूँ सम्मिलित नहीं होता है, जबकि जूट, गन्ना तथा कपास ये तीनों ही नकदी फसल की श्रेणी में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 129, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गेहूं के उत्पादन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है। फिर क्वेश्चन नंबर 130, प्रमुख खाद्य फसल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं है। इस वजह से ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 131, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है और यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 132, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल है। फिर क्वेश्चन नंबर 133, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चावल। भारत में चावल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 134, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र भारत में सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 135, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता था, फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु में और उसके बाद कर्नाटक में होता था। लेकिन 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे कर्नाटक है और नंबर 4 पे गुजरात और नंबर 5 पे तमिलनाडु का स्थान है। फिर क्वेश्चन नंबर 136, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मूंगफली। दिए गए विकल्पों में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली की है। फिर क्वेश्चन नंबर 137, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। यहाँ देश में कुल रबर उत्पादन का लगभग 75.68% भाग पैदा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। तो अभी हमने जस्ट देखा कि भारत में रबर उत्पादन में केरल राज्य अग्रणी है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 139, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दाल के उत्पादन एवं उपभोग के मामले में भारत नंबर 1 पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गिरनार पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 141, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पुलनेज। पुलनेज कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 142, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चाय का। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन चाय का करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 143, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। फिर क्वेश्चन नंबर 144, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान द्वितीय है, जबकि नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है।
फिर क्वेश्चन नंबर 145, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो दिए गए ऑप्शंस में एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क पंजाब में उपलब्ध नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 147, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है। तो भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान और कर्नाटक है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 148, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो दिए गए ऑप्शंस में से किसी भी खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी नहीं है, क्योंकि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है और लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि निम्न खनिजों में से किसी भी खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी नहीं है, यानी ऑप्शन ई इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 149, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। तो ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था और 2004 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में अभ्रक उत्पादन के 3 प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड थे। चूँकि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश और राजस्थान नहीं दिया गया था, इस वजह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। लेकिन 2020 के आंकड़ों के हिसाब से अभ्रक का उत्पादन केवल आंध्र प्रदेश में हो रहा है। तो अगर वर्तमान समय में ये सवाल पूछेगा तो उस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जबकि जो अभ्रक का भंडारण है वो आंध्र प्रदेश में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है और महाराष्ट्र और बिहार में भी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 150, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य बिहार था। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। लेकिन 2015-16 की रिपोर्ट के हिसाब से खनिज उत्पादक राज्यों का क्रम छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार है। फिर क्वेश्चन नंबर 151, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। तो प्रश्नकाल के समय अविभाजित बिहार, अविभाजित मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल कोयले के अग्रणी उत्पादक राज्य थे। लेकिन वर्तमान समय में इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 152, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 153, पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए लौह अयस्क खनन। पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिरिया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता लौह अयस्क खनन है। फिर क्वेश्चन नंबर 154, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पिच ब्लेंड से। फिर क्वेश्चन नंबर 155, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी शिव समुद्रम में। फिर क्वेश्चन नंबर 156, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। ये गलत है, क्योंकि भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 157, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। फिर क्वेश्चन नंबर 158, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम भारत में टोटल 64 राष्ट्रीय राजमार्ग थे और इनकी कुल लंबाई 40,000 किलोमीटर थी। लेकिन वर्तमान समय में भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और इनकी कुल लंबाई 1,40,995 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 159, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1853 में। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाड़े के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 160, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 5.5 फीट। फिर क्वेश्चन नंबर 161, मारमुगाओ पत्तन स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा में। मारमुगाओ पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है और यह एक निर्यात प्रधान पत्तन है। फिर क्वेश्चन नंबर 162, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 163, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी गुड़गांव में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुड़गांव जिले में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 164, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है और इसकी स्थापना 1983-84 में भारत के द्वारा की गई थी और भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1988-89 में की थी और भारत में तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती है, जो कि अंटार्कटिका में 2012 में स्थापित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए केम्बे की खाड़ी। केम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने घटना चक्र की बुक के अकॉर्डिंग जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस दिए थे उनको आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इतिहास के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं घटना चक्र की बुक में उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।